गुड इवनिंग बच्चों। तो लास्ट लेक्चर हाईवे इंजीनियरिंग में हम लोगों ने देखा था कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रोड का कैसे हुआ। हम लोगों ने रोमन रोड के बारे में बात की थी, टेस्ग्राट रोड के बारे में बात की थी, मेटकाल्फ रोड के बारे में बात की थी और मैकाडम रोड के बारे में बात की थी। इन सब रोड कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते करते हम लोग इंडियन सिनेरियो में पहुंचे थे। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की थी कि ब्रिटिश, हमारे देश में ब्रिटिश जो हैं वो एक्चुअली में रोड बनाने के लिए और सारी जो रोड से रिलेटेड जो मेंटेनेंस वर्क था, रोड से रिलेटेड जो डेवलपमेंट वर्क था, उन लोगों ने ही स्टार्ट किया था। उस समय वो लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए करते थे, व्यापार को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये बाद में क्या हुआ, नेशनल इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो हमने देखा था 1927 में एक जयकर कमेटी बनाई गई थी। इस जयकर कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस आई थी। उस रिकमेंडेशंस में से हम लोगों ने सीआरएफ, सेंट्रल रोड फंड जैसी एक कमेटी का गठन हुआ। उसके बाद आईआरसी रोड कमेटी का गठन हुआ, इंडियन रोड कांग्रेस। उसी रिकमेंडेशन में एक सीआरआई, इंडियन रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का गठन किया गया। तो ये जयकर कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसके आधार पे ये बनाई गई थी। उन रिकमेंडेशंस को मान लिया गया था और इन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, जो कि फंड को इकट्ठा करना था, गाइडलाइंस जारी करनी थी और रिसर्च और इनोवेटिव चीज़ों या मटेरियल के बारे में या किस टाइप के रोड की जो ज्योमेट्री होती है उसके बारे में बताने के लिए ये सीआरआई का गठन 1950 में किया गया था। तो क्रोनोलॉजी तो इस टाइप की थी, लेकिन साथ में एक चीज़ और कही गई थी, मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में ये एग्जिस्टेंस में आया था। ताकि ये था, इस एक्ट में ये था कि ड्राइवर, ऑनर, ऑनरशिप, व्हीकल ऑनरशिप जिसको हम लोग बोलते हैं, व्हीकल ऑनरशिप, और साथ में ट्रैफिक रूल्स, लॉ, इन सबको फोर्स में लाया गया इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ताकि रोड यूज़र्स को भी आसानी हो सके और इन लोगों को भी आसानी हो सके। अब इसमें अमेंडमेंट किया गया और ये 1988 में अमेंडमेंट हुआ था और इस एक्ट का दोबारा हो गया मोटर व्हीकल एक्ट 1988। लेकिन ये फोर्स में कब आया, इसमें अमेंडमेंट तो कर दिया गया था 1988 में, लेकिन जुलाई 1989 से ये फोर्स में आया, यानी कि वर्किंग में आया। वर्किंग इसी क्रोनोलॉजी में अगर हम आगे बढ़ें तो ये 1939 था। ये देखा गया था कि नेशनल हाईवे एक्ट भी एक बनाया गया था, नेशनल हाईवे एक्ट। तो नेशनल हाईवे एक्ट जो था वो 1956 में बनाया गया था और इसके मेन फंक्शंस क्या थे या फीचर्स बात करें वो ये था कि कुछ पावर्स दी गई थी। अब वो पावर क्या थी, ये पावर थी कि किसी भी सर्टन या सिलेक्टेड हाईवे को ये नेशनल हाईवे घोषित कर सकते थे, यानी कि टू डिक्लेयर सर्टन सिलेक्टेड हाईवेज एज नेशनल हाईवे। साथ में ये भी थे, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि इसको डेवलपमेंट और इसके मेंटेनेंस की सारी जिम्मेदारी क्या थी, इसी एक्ट के द्वारा दी गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट के द्वारा ही दी गई थी। क्या चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस।
किसको दी गई थी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक और पावर दी गई थी उस समय कि ये लैंड को एक्वायर कर सकती है, एक्वायर लैंड एंड टेक पोजीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज। ये किस कंट्री के किसी भी हिस्से में लैंड को क्या कर सकती थी? अधिग्रहित कर सकती थी और उस पर नेशनल हाईवे का निर्माण कर सकती थी। ये इन सब पावर के साथ नेशनल हाईवे एक्ट को लाया गया था। बाद में इसको फिर से पुनः चेंज किया गया और बाद में इसको NHAI नेशनल NHAI, आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से लाया गया, यानी कि चेंज किया गया। और ये भी 1988 में आया था। 1988 में एक और मोटर व्हीकल एक्ट में भी डेवलपमेंट किया गया था और NHAI एक्ट भी, मतलब नेशनल हाईवे एक्ट में भी चेंज किया गया था। किंतु ये इसका भी वर्किंग, जैसे इसकी वर्किंग कब स्टार्ट हुई थी मोटर व्हीकल एक्ट की? जुलाई 1989 में। ठीक इसी तरीके से अमेंडमेंट और इस एक्ट को तो 1988 में पास कर दिया गया था, लेकिन एक्चुअल में इसने अपना काम कब स्टार्ट किया? इसने भी अपना काम फरवरी 1995 से ऑपरेशन में आया। तो ये दो चीज़ें और थी जो कि जयकार कमेटी के बाद ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट की गई थी। अब इसके बाद अब ये देखते हैं कि जयकार कमेटी की सारी चीज़ें तो हो गई, अब रोड डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ, किस किस तरीके से रोडों का हमारे यहाँ विकास होना स्टार्ट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं कि प्लानिंग ऑफ हाईवेज रोड्स इन इंडिया, यानी कि भारत में सड़कों के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई एक तरीके से। तो जितने भी अब तक हमने क्रोनोलॉजी पढ़ी जयकर कमेटी के बाद, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर में आया था जिसका नाम था IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस ने एक सजेशन दिया, सुझाव दिया। अब ये सुझाव क्या था कि उस समय भारत में जो भी चीफ इंजीनियर थे अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में बोले या अलग अलग यूनाइटेड प्रोविंसेस में बोले, उन सारे चीफ इंजीनियर्स को क्या किया गया? एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? नागपुर में हुई। तो इसी प्लेस की वजह से सबसे पहली जो प्लानिंग हुई इंडिया की, इस प्लेस पे, इस कॉन्फ्रेंस में रोड को डेवलपमेंट को लेकर प्लानिंग की गई। इसलिए इस रोड डेवलपमेंट प्लान को बोला जाता है नागपुर रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान। थोड़ा सा बोरिंग है बट आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारे देश में सड़कों को किस तरीके से आज की डेट में जो हम सड़कें देखते हैं वो किस तरीके से विकसित होती हुई धीरे धीरे इस मुकाम पे पहुंची है। तो नागपुर रोड डेवलपमेंट प्लान। अब जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो इस कॉन्फ्रेंस में ये रखा गया कि हम लोग आने वाले 20 साल, अब ये कॉन्फ्रेंस जब नागपुर में हुआ था उस समय 1943 की बात कर रहे हैं हम लोग। 1943 में नागपुर में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और आगे के 20 साल की प्लानिंग की गई। तो आगे की 20 साल की प्लानिंग हो जाएगी हमारे पास 1963। तो ये प्लान किया गया कि 20 सालों में हमारे पूरे समूचे भारतवर्ष में इस तरीके से हमें रोड का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है या विकास करना है। तो
क्या कहते हैं, उस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले ये बातों का रखा गया कि टारगेट किस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा। तो टारगेट को सिलेक्ट करने से पहले आईआरसी ने ये कहा कि हमें जो मार्ग बनाने या जो सड़क बनानी है उसकी कैटेगरी करनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग तो एक वर्ड आता है कि रोड क्लासिफिकेशन, रोड क्लासिफिकेशन एच पर आईआरसी। तो आईआरसी के आधार पर रोडों का क्लासिफिकेशन पहले किया गया, तभी तो उसको टारगेट दिया जाएगा कि इस टाइप की रोड को कितना बनाना है, इस टाइप की रोड को कितना बनाना है, मतलब कि कितने किलोमीटर लेंथ की ये रोड होनी चाहिए इस 20 सालों में। तो सबसे पहले उन्होंने रोड क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें नेशनल हाईवे एनएच, उसके बाद राज्य की सड़कें स्टेट हाईवे, राज्य की सड़कें, राष्ट्र की सड़कें, उसके बाद मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एमडीआर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, उसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और उसके बाद विलेज रोड। तो ये 5 कैटेगरी की जो रोड हैं, ये क्लासिफिकेशन आईआरसी के द्वारा दिया गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है आईआरसी की। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और साथ में विलेज रोड। तो टारगेट क्या था? टारगेट ये था कि प्रत्येक राज्य में अगर हम 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया लें, 100 स्क्वायर किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया लें, तो इसके अंदर 16 किलोमीटर की रोड होनी ज़रूरी थी। ये टारगेट रखा गया था, 16 किलोमीटर लेंथ, ये टारगेट रखा गया। तो अगर हम 1963 यानी कि 1963 में अगर उस समय हम किस राज्य के किसी भी क्षेत्र 100 किलोमीटर 100 स्क्वायर किलोमीटर का अगर क्षेत्र लें, तो उसके अंदर रोड की लंबाई कितनी होनी चाहिए थी? 16 किलोमीटर की होनी चाहिए थी। ये टारगेट रखा गया, और इस टारगेट को अचीव भी किया गया। आप मानेंगे नहीं, इसको समय से पहले अचीव कर लिया गया। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि आज़ादी के बाद हमने पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना को सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया। पंचवर्षीय योजना हमारी 1951 से 56 तक चली। तो बहुत उस समय और सिस्टमेटिक हो गया, क्योंकि देश भी आज़ाद हुआ था और देश को एक नया ढांचा भी देना था। तो ये सारे काम इसी योजना के, ये जो योजनाएं थी, ये जो प्लान टारगेट थे, इस योजना को सिस्टमेटिक तरीके से देने के कारण ये भी अपने आप में एक सिस्टमेटिक रूप ले चुका था। उसके बाद तुरंत अगली पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई वो 56 से 61 के बीच में चलाई गई। तो इससे और मजबूती मिली और सिस्टमेटिक मैनर में आ गया। फलस्वरूप हमारा जो टारगेट था कि 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 16 किलोमीटर की लेंथ का रोड होना चाहिए, वो पूरे देश में 1961 में ही टारगेट को अचीव कर लिया गया। कर लिया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लान को इम्प्लीमेंट करके हमने टारगेट को 2 साल पहले ही अचीव कर लिया। तो उसके बाद तुरंत नया प्लान 20 साल का लाया गया। लेकिन ये पहले इस प्लान में फोकस करते हैं कि ऐसा ये जो रोड की क्लासिफिकेशन है कि वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती थी। तो नागपुर प्लान के अकॉर्डिंग अगर देखें, नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग देखें, तो दो सूत्र दिए गए थे, 2 फार्मूले दिए गए थे, जिसके द्वारा हम सड़कों की लंबाई को नाप सकते थे। पहला जो फार्मूला था उसमें NH SH प्लस MDR, यानी कि एक तरीके से मुख्य सड़कें हुई है। इन मुख्य सड़कों को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला बनाया गया वो एक था। इसके बाद दूसरा जो फार्मूला बनाया गया था वो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड को निकालने के लिए बनाया गया था। तो इस कैटेगरी की रोड को हम लोग सरफेस रोड यानी कि मेटल रोड भी बोलते हैं। सरफेस रोड बोला जाता है और पक्की सड़क भी कहा जाता है। इसको अनसरफेस्ड
कच्ची सड़क। तो इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया गया था, फार्मूला दिया गया था नागपुर प्लान में। तो अब पहले उस फार्मूले पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। उस फार्मूले को बनाते समय निम्नलिखित चीज़ों को ध्यान में रखा गया था। सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशंस रखी गई थी, यानी आर्थिक दृष्टि से, उसके बाद भौगोलिक दृष्टि से, और साथ में उस एरिया में या उस प्रदेश में विद्यमान रेलवे मार्ग की लंबाई। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फार्मूले का डेवलपमेंट किया गया। और जो फार्मूला था वो इस प्रकार था, A/8 प्लस B/32 प्लस 1.6N प्लस 8T प्लस D-R। यहाँ पे प्रत्येक जो हम लोगों ने अल्फ़ाबेट यूज़ किया हुआ है इसका अपना खुद का एक मतलब है, और वो मतलब क्या है वो देखते हैं। ए के बारे में बात करते हैं पहले। ए एग्रीकल्चरल, कृषि योग्य भूमि, एग्रीकल्चरल एरिया। अब एरिया किस में होगा, ये किलोमीटर स्क्वायर में। बी नॉन एग्रीकल्चरल, ये भी किलोमीटर स्क्वायर में था। एन, यहाँ पे अब तीसरा आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट है एन का है नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस विद पॉपुलेशन रेंज 2001 to 5000। यानी कि कहने का मतलब ये नंबर ऑफ विलेजेस या टाउन हैविंग पॉपुलेशन बिटवीन 2001 to 5000। ये एन की डेफिनेशन। 2000 से अधिक व 5000 से कम जनसंख्या वाले गांवों की संख्या, जनसंख्या वाले गांवों की संख्या। ठीक, इसी तरह से टी 5000 से अधिक ऐसे गांवों की संख्या जिसमें जनसंख्या जो होनी चाहिए वो 5000 से अधिक होनी चाहिए। 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव कस्बों की संख्या। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप वर्ड को 2 बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस चीज़ की संख्या के बारे में बात हो रही है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें डी और आर, जो डी है वो 20 वर्षों तक उस क्षेत्र में विकास की दर है, तो डेवलपमेंट अलायंस बोलते हैं। डेवलपमेंट अलायंस लगभग 15% लिया जाता है। नेक्स्ट है, यह अगले 20 साल के अंदर की बात हो रही है। नेक्स्ट है आर का मतलब हुआ उस एरिया में एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक की लंबाई, यानी कि पहले से मौजूद रेलवे ट्रैक की लंबाई, एग्जिस्टिंग लेंथ ऑफ रेलवे, ये भी किलोमीटर में। तो ये एक फार्मूला है इस फार्मूले के आधार को किसी एरिया या किसी राज्य में हम लोग नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, इन तीनों के सम को निकाल सकते हैं, यानी कि मेटल्ड या सरफेस रोड की गणना कर सकते हैं। ये एक आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँगा, जब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अब हमें अनसरफेस रोड, अगर किसी एरिया में या किसी राज्य में अनसरफेस रोड की कैलकुलेशंस करनी है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो उसके लिए भी एक फार्मूला है जो कि इसी तरीके से ही बनाया गया है। अभी उस फार्मूले को भी हम लोग नोट करेंगे। तो नेक्स्ट जो फार्मूला था कैटेगरी 2 की अनसरफेस रोड के लिए, वो थी ODR प्लस VR, इस टाइप की सड़कों के लिए। तो इसका जो फार्मूला है वो है 0.32V प्लस
0.8 क्यू प्लस 1.6 पी प्लस 3.2 एस प्लस डी। तो यहाँ पे फिर से अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए हैं, वो अल्फ़ाबेट हैं वी, क्यू, पी, एस, डी। ठीक उसी तरीके से जैसे लास्ट फार्मूले में यूज़ किया गया था, इनका अपना खुद का कोई रोल है। तो वी का मतलब है 500 जनसंख्या से कम, मतलब ऐसे गांवों की संख्या जिसमें 500 से भी कम लोग रहते हों, उसके बारे में बात हो रही है। नंबर ऑफ विलेजेस विद पॉपुलेशन 500 और लेस, 500 जनसंख्या या इससे कम, उससे कम जनसंख्या वाले गांवों की संख्या। क्यू का मतलब है 501 से लेके 1000 के बीच वाले गांवों की संख्या। मतलब कि इसको अगर हम देखें, नंबर ऑफ विलेजेस विथ पॉपुलेशन रेंज 501 to 1000, यानी कि ऐसे गांवों की संख्या जिसमें वहाँ रहने वाले लोगों की या जो जनसंख्या है वो 501 से 1000 के बीच में। ठीक इसी तरीके से पी के लिए डेफिनेशन है, नंबर ऑफ विलेजेस हैविंग पॉपुलेशन रेंज कितनी दे रखी है इसके लिए, 1001 से 2000 के बीच। एस की नंबर ऑफ विलेजेस, इसमें जनसंख्या कितनी है, 2001 से 5000 के बीच, और 5000 से ऊपर आपने नेक्स्ट फार्मूले में चला गया है। और डी जो है वही डेवलपमेंट एलिमेंट्स। कितना लिया जाता है, 15% नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। किस चीज़ का ये 50% होता है, ये जो ब्रैकेट दिखाया गया है, इस ब्रैकेट में की कैलकुलेशन में जो भी रोड की लंबाई निकल के आएगी, उसी रोड का 15% निकाल के आप उसको डी मान लेते हैं, वही ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इस प्रॉब्लम को समझ लेंगे। तो ये तो था नागपुर प्लान। टारगेट जो रखा गया था कि 100 SQ किलोमीटर एरिया में 16 किलोमीटर लंबाई की लेंथ होनी ज़रूरी है, और उनकी कैलकुलेशन इन दो फार्मूले से किया जाएगा। कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन के लिए दो सूत्र बनाए गए थे, दिए गए थे। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेते हैं, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि नागपुर प्लान के हिसाब से कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल है, डेटा आपको दिया गया है, इसमें बोला गया है कि टोटल एरिया 9600 किलोमीटर स्क्वायर का है। एग्रीकल्चर एरिया एंड डेवलप्ड एरिया, एग्रीकल्चर एरिया और डेवलप्ड एरिया है 3200 किलोमीटर स्क्वायर। थर्ड डेटा दे रखा है एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक, एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक दे रखा है 105 किलोमीटर का। फोर्थ दे रखा है इन्होंने, पहले से उस गांव में या उस राज्य में मौजूद सरफेस रोड मतलब कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, बनाया गया होगा ये, यानी कि बीच में इम्प्लीमेंट करने वाला क्वेश्चन आ चुका है। एग्जिस्टिंग रोड
वो पहले से दिया गया है 322 किलोमीटर का, यानी कि पहले से ही सरफेस रोड बनाया गया था, बाद में इसको फिर से बनाने की ज़रूरत पड़ी होगी और रोड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़ी होगी। तो ये देखा गया कि अब कितना बनाना पड़ेगा, पहले से इतना है तो। और एक और डेटा दे रखा है अनसरफेस रोड, पहले से अनसरफेस रोड जो था वो 450 किलोमीटर है। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि ये डेटा कलेक्ट किया गया है किसी एरिया का, एक डिस्ट्रिक्ट का, और ये डेटा कलेक्ट करने का पर्पज़ जो था कि आगे प्लान किया जाएगा कि आगे उस डिस्ट्रिक्ट में रोड को कैसे डेवलप किया जाएगा, यानी कि प्लानिंग करनी है, प्लानिंग और प्लानिंग द रोड डेवलपमेंट इन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट में और आगे रोड को डेवलपमेंट करना था, तो इसलिए इस डेटा को इकट्ठा किया गया था। और भी डेटा दे रखा है इसमें, ये पॉपुलेशन है और ये नंबर ऑफ विलेजेस है, नंबर ऑफ टाउन या विलेज। 5000 यानी कि जनसंख्या, एक गांव ऐसा है जहां पे जनसंख्या कितनी है, 5000 से अधिक है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत छोटे छोटे कई सारे गांव हैं। इन गांव में हो सकता है कि इसकी जनसंख्या 5000 से अधिक हो, इस वाले गांव की भी जनसंख्या 5000 से अधिक हो, इस वाले गांव की भी जनसंख्या 5000 से अधिक हो। तो ऐसे कितने गांव हो गए, 1 2 3 गांव हो गए जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक है। तो ठीक उसी तरीके से उस डिस्ट्रिक्ट में कई सारे गांव होंगे जहां पे जनसंख्या 5000 से अधिक होगी। उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 8 है, यानी कि 8 गांव ऐसे हैं जहां पे 5000 से अधिक लोग रहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक उसी तरीके से 2001 से लेके 5000 के बीच में रहने वाले जनसंख्या वाले गाँव की जो संख्या है वो 40 है। बड़े जनसंख्या वाले गांव कम होते हैं, छोटे छोटे जनसंख्या वाले गांव ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे जनसंख्या कम होती जाएगी गाँव की संख्या बढ़नी चाहिए। तो अब 1001 से लेके 2000 तक की पॉपुलेशन वाली जो गांव हैं वो 130 हैं। 501 से लेके 1000 तक जो गांव हैं, जनसंख्या वाले गांव हैं, वो कितने हैं, 280 हैं। और 500 से कम लोग रहने वाले ऐसे गांवों की संख्या कितनी है, 590 है। अब आपको टोटल फिगर समझ आ रहा होगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये डेटा है तो हमें डेवलपमेंट, अगर रोड को डेवलप करना है उस डिस्ट्रिक्ट में, तो और कितनी रोड बनानी पड़ेगी, और कितने किलोमीटर की रोड बनानी पड़ेगी, सरफेस रोड कितना बनाना पड़ेगा मुझे, और अनसरफेस रोड कितना बनाना पड़ेगा मुझे। अगर पहले से इतना है और आगे मुझे और उस डिस्ट्रिक्ट में रोड बनानी है, तो और इस कैलकुलेशन, इस डेटा के हिसाब से और कितना रोड बनाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि फार्मूला है, उस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर को लेना है। नागपुर प्लान, हमने अभी तक एक ही प्लान पढ़ा है, नागपुर प्लान। नागपुर प्लान में हमें पता है कि सरफेस रोड के लिए 3 कैटेगरी है, वो थी नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे प्लस MDR। ये सरफेस रोड की कैटेगरी है। इसका फार्मूला हमारे पास था A/8। हमने फार्मूला ये देखा था A/8 B/32 1.6 AN। तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले को ही यूज़ कर लेते हैं अभी। ए की वैल्यू क्या थी, एग्रीकल्चर एरिया। तो हमारे पास एग्रीकल्चर एरिया कितना है, अभी हमने उसमें क्वेश्चन में देखा है, एग्रीकल्चर एरिया जो है वो 3200 किलोमीटर दे रखा था। तो ये हो गया 3200/8। नेक्स्ट था हमारे पास कि बी नॉन एग्रीकल्चर एरिया कितना है। अब हमारे पास बी नॉन एग्रीकल्चर एरिया कितना है, डेटा में तो हमें नहीं दिया गया है कहीं भी कि नॉन एग्रीकल्चर एरिया कितना है, बट आपको ये पता है कि टोटल एरिया इतना है, एग्रीकल्चर एरिया इतना है, तो बचा हुआ क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चर एरिया होगा। तो
तो अगर मैं 9600 में से 3200 माइनस कर दूं तो वो बचा हुआ मेरा नॉन एग्रीकल्चर एरिया होना चाहिए। तो 9600 माइनस 3200 ये हमको मिल जाएगा 6400 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा नॉन एग्रीकल्चर एरिया हो गया, यानी कि बी की वैल्यू हो गई। तो बी हमारे पास हो गया 6400 अपॉन फार्मूले के हिसाब से नीचे क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास 1.6 n। अब n आपको पता है कि n की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, ऐसे गांवों की संख्या, इसमें हम देखते हैं पुराने वाले स्लिप में, n नंबर ऑफ विलेजेस या टाउन हैविंग पॉपुलेशन 2001 टू 5000, यानी कि 2001 से लेके 5000 जनसंख्या वाले ऐसे कितने गांव हैं। तो हमारे पास टेबल से अगर हम देखें जो डेटा दिया गया था, उस डेटा में टेबल में हमें 40 दे रखा है, तो वो हो जाएगा 40, यानी कि ये n की वैल्यू हो गई। यहीं पे मैं नोट करता रहता हूँ n इजकल टू 40। अगला जो फॉर्मूले में हमारे पास जो अल्फ़ाबेट आता था वो इसके आगे आता था +8t। तो t की वैल्यू, तो t की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे पुराने वाले में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव की संख्या। तो भैया 5000 से अधिक जनसंख्या वाले कितने हैं, तो वो 8 हैं। तो हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। और इसी में हमें क्या करना था, अगले 20 साल तक होने वाले विकास को भी जोड़ना था। तो अगले 20 साल होने वाले विकास कौन से हैं, इस टोटल का जब हम निकालेंगे तो उसका 15% ले लेंगे इस टोटल का, यानी कि डी के रूप में, तो उसको जोड़ दिया जाएगा। और रेलवे की लंबाई कितनी है उस डिस्ट्रिक्ट में, 105 किलोमीटर की है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो डी की वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद उसका 15% निकालेंगे, वही डी की वैल्यू होगी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा देखते हैं। इसको सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा 728, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है इसको सॉल्व करें, यानी कि अब इसी का 15% निकालना पड़ेगा। 728 का 15% मतलब 0.15, 15% -105। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 732.2 किलोमीटर, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट में गिवन डेटा के अकॉर्डिंग मेटल रोड यानी कि सरफेस रोड कितना होना चाहिए, 732.2 किलोमीटर की होनी चाहिए। और पहले से कितनी एग्जिस्टिंग है, 322 है। तो कितने और बनाने की ज़रूरत है, तो 732.2 माइनस 322 इक्वल टू इतना और बनाने की ज़रूरत है, वो है 410.2 किलोमीटर की रोड बनाने की और ज़रूरत है, इसलिए वो डेटा कलेक्ट किया गया था। ठीक इसी तरीके से हम उसका भी निकालेंगे, अनसरफेस रोड को भी निकालेंगे। जो भी कैलकुलेशंस आएगी उसमें से 450 में से माइनस 450 को माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उतने बनाने की ज़रूरत है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि अनसरफेस रोड को और कितना बनाना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन आप इस डेटा से निकाल के आप मुझे सबमिट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम लाएंगे कि ये 20 ईयर का प्लान जो था, नागपुर प्लान, टारगेट तो रखा गया था 1963 तक कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये तो पहले ही कंप्लीट हो गया क्योंकि 5 ईयर्स प्लान के सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेशन के कारण। तो नेक्स्ट जो 20 ईयर प्लान आया वो बॉम्बे कॉन्फ्रेंस में बनाया गया था, और उस बॉम्बे कॉन्फ्रेंस में जो 20 ईयर प्लान बनाया गया था उस प्लान के बारे में हम चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस को करेंगे। थैंक यू।